हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के मेरे वीडियो में मैंने आप लोगों को राज्यपाल के पद के बारे में बताया था कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा राज्यपाल के पद का सृजन किया गया और उसके लिए क्या आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई थी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताऊंगी। संविधान के द्वारा राज्यपाल को भी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्थिति केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति की है, वही स्थिति राज्यों के स्तर पर राज्यपाल की है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम तुलना करें या इन दोनों में अंतर हम देखें तो यह लगभग केंद्र स्तर पर जो शक्तियाँ हैं वही शक्तियाँ राज्यों के स्तर पर राज्यपालों को है। लेकिन अंतर यह है कि भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उस तरह की शक्तियाँ राज्यपालों को राज्यों के संबंध में प्रदान नहीं की गई हैं। राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहला आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिन्हें कि वह अपने अधीनस्थ कर्म पदाधिकारियों द्वारा संपादित करवाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्यों, इन सब की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की शक्तियां मुख्यतः राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है उनसे संबंधित है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी समय समय पर राज्यपाल को ये लगे कि किसी विषय के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करनी है तो वह इस संबंध में आवश्यक निर्देश मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद को दे सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य में लिए जाने वाले समस्त निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराए। यानी समय समय पर होने वाले परिवर्तनों से या किसी भी तरह के नए कानून के विषय में मुख्यमंत्री का यह उत्तरदायित्व है कि वह राज्यपाल को इस सब निर्णयों से अवगत कराए। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णयों को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखने को कह सकता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो राज्यपाल को कार्यपालिका के संबंध में व्यापक शक्तियां जो है वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। अगला है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के रूप में स्वयं राज्यपाल व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि संसद के अंगों में हम राष्ट्रपति को भी सम्मिलित करते हैं, उसी तरह से राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का एक अविभाज्य अंग होता है। व्यवस्थापिका के यानी राज्य विधानमंडल के वह अधिवेशन बुलाता है, उन्हें स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। जब यह लगता है कि आवश्यक बहुमत जो है वो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद का विधानसभा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर विधानमंडल को या विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी राज्य विधानमंडल जो भी विधेयक पारित करते हैं उस पर हस्ताक्षर जो है वो राज्यपाल के होने आवश्यक है। पहली बार जब वह विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे, किंतु पुनः अगर विधानमंडल उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होती है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि कोई ऐसा विधेयक जो कि विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया है
उसके पुनर्विचार के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए वह राष्ट्रपति को भी दे सकता है। इनमें मुख्यतः वो विधेयक आते हैं जो कि संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी से संबंधित हों। यानी संपत्ति को हस्तगत करने के या फिर उच्च न्यायालय की शक्तियों में कटौती से संबंधित अगर कोई विधेयक विधानमंडल में लाया गया है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित रखने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। कभी आवश्यकता ऐसी आ जाती है कि विधानसभा का अगर अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधानमंडल की बैठकों के बीच में अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी अध्यादेशों का जो प्रभाव होता है, अध्यादेशों की जो क्रियान्विति होती है वह कानूनों के समान ही होती है, किंतु अध्यादेश विधानमंडल की पहली बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है। यानी एक बार जब अध्यादेश पारित हो गया और विधानमंडल की बैठक प्रारंभ हो गई तो उसके बाद में उस अध्यादेश का जो असर है, उस अध्यादेश की प्रभावशीलता जो है वो 6 हफ्ते तक ही होती है। इसके पश्चात विधानमंडल को यह अधिकार होता है कि विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे। यद्यपि राज्यपाल की अध्यादेश पारित करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उनमें कुछ मुद्दे या कुछ मामले ऐसे हैं कि कभी कभी राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिस प्रकार के विधेयकों को विधानसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो कि विधानसभा में या विधानमंडल में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इसी तरह के विषयों पर अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो उसकी भी पूर्व स्वीकृति या उसकी भी स्वीकृति जो है वो राष्ट्रपति से प्राप्त करनी आवश्यक होती है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के ऐसे लोगों में जो कि कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों या आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के कुछ सदस्यों को विधानमंडल में मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां जो है वो प्रदान की गई हैं। यहाँ पे हमारे मस्तिष्क में ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि राज्यपाल भी राज्यों में किसके रूप में कार्य करता है, नाम मात्र के प्रधान के रूप में कार्य करता है। तो उसके राज्यपाल को जो प्रदत्त अधिकांश शक्तियां हैं, सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका कि व्यावहारिक रूप में जब क्रियान्वयन होता है तो उस संबंध में राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर ही कार्य करता है। यानी उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने का जो कार्य है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी भी प्रकार के व्यय की अनुमति नहीं दे सकता है। राज्यपाल को सैद्धांतिक रूप से अगर देखें तो राज्यपाल को वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक अधिकार जो है वह संविधान के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। कि सबसे बड़ी चीज़ यह है कि राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है और विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी भी प्रकार के व्यय की अनुमति नहीं दे सकता है।